हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 29 अगस्त और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 29 अगस्त 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। अच्छा, मुझे कमेंट करके बता दो 29 अगस्त को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए हम लोग कर लेंगे क्विकली रिवीजन पहले, उसके बाद शुरुआत करेंगे आज के करंट अफेयर का। तो कल मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ था जस्टिस यूयू ललित के बारे में। ये 49वें सीजेआई हो गए हैं दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए हैं। ये 49वें नंबर के हैं, शपथ ग्रहण कर ली है इन्होंने। साइबर सुरक्षा अपस्किलिंग कार्यक्रम गूगल ने शुरू कर दिया है भारत में। और हरिद्वार भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है नीति आयोग की रिपोर्ट में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कर्नाटक में बनाया जा रहा है। ये L&T कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है। और अभी हाल ही में अनंग ताल को दोस्तों राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। ये दिल्ली में स्थित है। नीरज चोपड़ा ने लुसानी डायमंड लीग 2022 का खिताब जीत लिया है। और जम्मू कश्मीर में दोबारा से विलेज डिफेंस गार्ड योजना को मंजूरी मिल चुकी है और अब की बार थोड़ा सा अपग्रेड करके शुरू किया गया है। अबू धाबी मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है अर्जुन एरिगैसी ने। अर्जुन एरिगैसी ये भारत के ग्रैंड मास्टर हैं। मैक रदरफोर्ड पूरी दुनिया के अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। पूरी दुनिया का इन्होंने चक्कर लगा लिया है। करीम बेंजमा और एलेक्सिया पुटेलस ये यूरोपीय फुटबॉल महासंघ की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीते हैं दोनों लोग, एक पुरुष के लिए एक महिला के लिए। ये तो टॉप 10 करंट अफेयर का क्वेश्चन था कल के दिन के वीडियो से। आज बात करेंगे आज के शानदार क्वेश्चंस की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, टेक्स्ट बुक पास पर आज के लिए बप्पा का आशीर्वाद ऑफर है। इस ऑफर का आप फायदा उठा सकते हैं और मात्र 315 रुपए में आप पा जाएंगे आज के दिन ये टेक्स्ट बुक पास। बहुत कम हो गया है प्राइसेस। ईयरली सब्सक्रिप्शन मात्र 315 में हो गया है अगर आप कूपन कोड में MZT यूज करते हो तो। आप देख रहे थे कल तक प्राइसेस कुछ और थी, और लेकिन आज बप्पा का आशीर्वाद ऑफर के तहत मात्र 315 में कर दिया गया है। इसको आप परचेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो की PDF फाइल वगैरह सब कुछ आपको टेलीग्राम पर भेज जाती है, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन आपके सामने, केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के नाम बदलने का प्रस्ताव रखा? तो केंद्र सरकार ने अभी तक जितने भी एम्स हैं भारत में, सभी के सभी 23 का नाम बदलने की घोषणा करी है। एम्स बोले तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। तो जितने भी एम्स हैं ना, उनका नाम बदला जाएगा। अच्छा, नाम क्या रखा जाएगा? नाम कोई एक नहीं रखा जाएगा। जहां पर जो एम्स होगा दोस्तों, वहां का अगर कोई स्वतंत्रता सेनानी रहा है, कोई महापुरुष रहा है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति रहा है, कोई भगवान, कोई ऐसा व्यक्ति जो वहां के लोगों के प्रति रिलेट करता हो, तो उसके नाम पर वहां के एम्स का नाम रखा जाएगा। ठीक है ना? तो लिस्ट भेजने को कहा गया था केंद्र सरकार के द्वारा कि सभी जहां जहां पर भी ये हैं एम्स, वहां वहां के सभी लोग जो हैं लिस्ट भेजें, अपना अपना नाम बदलने का प्रस्ताव भेजें। मैक्सिमम ने नाम भेजने का प्रस्ताव भी दे दिया है। ठीक है, कि क्या नाम होना चाहिए हमारे एम्स का। अभी तक आप सुनते थे जैसे एम्स भुवनेश्वर, एम्स दिल्ली, एम्स मुंबई, ठीक है, ऐसा सुनते थे। अब नाम अलग अलग होगा सबका। ठीक है, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस जितने भी हैं 23 हैं, सबके नाम बदले जाएंगे लोकल हीरोज और मॉन्यूमेंट्स के नाम पर। ओके, अच्छा ध्यान रखिएगा 23 अभी एम्स हैं, 2 और एम्स जो हैं ये प्रस्तावित हैं और ये बनने वाले हैं, जल्द ही बन जाएंगे। तो टोटल एम्स की संख्या हो जाएगी भारत में 25। ठीक है ना? मतलब 22 तो पूरा सुचारू रूप से चल रहा है। जो 23वां वाला है ना, उसका उद्घाटन होना है, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन में है। और जबकि 24वां और 25वां जो है ये प्रस्तावित हो चुका है और धीरे धीरे बनेगा। ठीक है, तो टोटल 25 एम्स हो जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूपी का नया भाजपा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? देखो, उत्तर प्रदेश दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो यहाँ पर जो भी चीजें घटित होती हैं वो होती हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यूपी के भाजपा अध्यक्ष यानी भाजपा पार्टी के जो अध्यक्ष हैं यूपी राज्य के लिए, वो चेंज हो गए हैं। अब बनाया गया है दोस्तों भूपेंद्र सिंह चौधरी को। भूपेंद्र सिंह चौधरी किसकी जगह पर आए हैं? तो ये आए हैं स्वतंत्र देव सिंह जी की जगह पर। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, MLC फ्रॉम वेस्टर्न यूपी, भूपेंद्र चौधरी अपॉइंटेड न्यू यूपी बीजेपी चीफ। तो कुछ दिन पहले अभी स्वतंत्र देव सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष का पद छोड़ा था। अब उनकी जगह पर भूपेंद्र सिंह चौधरी होंगे बीजेपी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के। ठीक है, बीजेपी के बारे में अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करें, तो 1980 में ये स्थापित हुआ था।
अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसे स्थापित किया था। वर्तमान में अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। और लोकसभा में इनकी प्रेजेंस है 303 सदस्यों की, यानी 303 सदस्य जो हैं ये बीजेपी पार्टी से जीत करके आए हुए हैं। बीजेपी दोस्तों एनडीए गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है और एनडीए गठबंधन में कई और पार्टियां शामिल हैं, ठीक है। अच्छा, तो भूपेंद्र सिंह को उत्तर प्रदेश का नया भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और राजीव भट्टाचार्य जी को त्रिपुरा में भाजपा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं सौदान सिंह को हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए भाजपा का मुख्य चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। क्लियर है। चलिए, अब कुछ प्रमुख और नियुक्तियां हुई हैं, उनका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे माली देश की सेना ने अभी कर्नल अब्दुल्लाह माइगा को अंतरिम प्रधानमंत्री अपना नियुक्त किया है। इसके अलावा विक्रम दोराईस्वामी ये इंग्लैंड में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दोस्तों इनके सचिव नियुक्त किए गए राजेश वर्मा, और सचिव और सलाहकार को मैंने आपको बहुत ही अच्छे से उस दिन याद कराया था शाम वाली वीडियो में। साइमन स्टील को संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है और एयरटेल के गोपाल विट्ठल को दोस्तों 5 साल का एक्सटेंशन मिल गया है। वहीं जस्टिस उदय उमेश ललित जी देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं और विश्वनाथन आनंद को फाइड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और अरविंद कुमार को सतर्कता आयुक्त यानी विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। आपको बताना है सीवीसी कौन है भारत में, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है भारत के, अभी उनकी भी नियुक्ति हुई है। श्वेता सिंह को दोस्तों पीएमओ में निदेशक पद पर यानी डायरेक्टर नियुक्त किया गया है पीएम ऑफिस में। ओके, चलिए अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहां बनाया जाएगा? तो इंडिया की पहली नाइट सफारी दोस्तों बनने जा रही है लखनऊ में। ये सिंगापुर मॉडल पर आधारित होगी और चूंकि सिंगापुर जो है ये दुनिया की पहली नाइट सफारी लॉन्च किया हुआ है, तो इसी के तर्ज पर लखनऊ में भारत की पहली नाइट सफारी लाई जाएगी। देखिए, अभी तक जितनी भी सफारी हैं वो डे सफारी हैं, मतलब कि दिन में ही केवल रहती है। पहली नाइट सफारी ओपन की जाएगी जो कि देश की पहली होगी और लखनऊ में ये होगा, ठीक है ना। लायंस ऑफ सिंगापुर यानी सिंगापुर की तर्ज पर होगा। तो भारत में 13 ओपन डे सफारी हैं, नाइट सफारी एक भी नहीं है। अब नाइट सफारी बनाई जाएगी, कहां पर बनाई जाएगी? कुकरेल वन क्षेत्र में बनाई जाएगी। कहां पर? कुकरेल वन क्षेत्र में। याद रखिएगा, जितने भी यूपी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो लोग, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कुकरेल वन क्षेत्र में 2027.46 हेक्टेयर में जो कि फैला हुआ है, यहाँ पर 350 एकड़ में नाइट सफारी बनाई जाएगी और 150 एकड़ में प्राणी उद्यान बनाया जाएगा। तो ये लखनऊ में होगा। अच्छा, एक चीज और, लखनऊ में जो चिड़ियाघर है ना, जो प्राणी उद्यान है ना, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, तो उसको भी शिफ्ट किया जाएगा यहीं पर, ठीक है ना। यहाँ से ये हटेगा और शिफ्ट किया जाएगा कुकरेल वन क्षेत्र में। क्लियर? तो ये चीजें आपको याद रखनी है। विश्व की पहली नाइट सफारी कहाँ पर? सिंगापुर में। और भारत की कहाँ पर बनेगी? लखनऊ में। ओके, उत्तर प्रदेश आया है, उत्तर प्रदेश के बारे में जान लो। यहाँ पर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश दोस्तों ये क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। लखनऊ इसकी कैपिटल है। योगी आदित्यनाथ बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं सीएम। आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर। राजेश बिंदल इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। इसके अलावा यहाँ की अगर लोक नृत्य की बात करेंगे, चरकुला, नौटंकी, रासलीला, रामलीला, धोबिया, ये प्रमुख यहाँ की लोक नृत्य हैं। दुधवा नेशनल पार्क, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये प्रमुख टाइगर रिजर्व वगैरह है। सबसे ज्यादा जिले हैं, सबसे ज्यादा विधानसभा में सीटें हैं, सबसे ज्यादा विधान परिषद में सीटें हैं, सबसे ज्यादा लोकसभा में सीटें, सबसे ज्यादा राज्यसभा में भी सीटें यहीं से जाती हैं। ओके, चलिए तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। हाल ही में किस देश ने विश्व की सबसे कम प्रजनन दर का रिकॉर्ड तोड़ा? तो दक्षिण कोरिया ने, साउथ कोरिया ने एक बार फिर से अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है विश्व में सबसे कम प्रजनन दर का। सबसे कम प्रजनन दर का रिकॉर्ड इसने बनाया हुआ है। ये 1970 के दशक से ही दोस्तों कम प्रजनन दर, नेगेटिव प्रजनन दर पर चलता आ रहा है और इस बार भी इसने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप आर्टिकल इसके रिगार्डिंग देख ही लिए। साउथ कोरिया की प्रजनन दर दोस्तों घट करके 0.81 रह गई है। इस साल और ज्यादा कमी आ गई है। 1970 से गिरावट आ ही रही थी, उस टाइम पर 4.53 थी
और 2000 से इसमें तेजी से गिरावट आई और अभी आज के टाइम पर बहुत ज्यादा गिरावट आ गई है प्रजनन दर में। ओके, चलिए अब साउथ कोरिया आया है तो वर्ल्ड मैप में आपको दिखाता हूं साउथ कोरिया है कहां पर। वर्ल्ड मैप में आप देख पाओगे सबसे पहले ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से आपको आना है इधर चाइना और जापान की तरफ। चाइना को पार करोगे और जापान के पहले आओगे तो यहां पर आपको कोरियाई गणराज्य दिखेगा, जिसमें ऊपर है नॉर्थ कोरिया और नीचे है साउथ कोरिया। यहां पर हम लोग साउथ कोरिया की बात करेंगे जिसकी कैपिटल सियोल है। ठीक है, तो साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है और अभी यहां के नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं। नए प्रेसिडेंट हैं यूं सुक योल। कौन है? यूं सुक योल। इनका भी नाम आप याद रखेंगे। कोरिया की दोस्तों करेंसी होती है कोरियन पीपुल वोन। क्या? कोरियन पीपुल वोन होती है। अच्छा, ये जो लाइन आपको दिख रही है जो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को अलग करती है, यहां पर 38th पैरेलल लाइन गई हुई है। कौन सी? 38th पैरेलल, ये भी आप याद रखेंगे। अच्छा, साउथ कोरिया दोस्तों अभी साइबर शील्ड जो अभ्यास हुआ था ना, लॉक्ड शील्ड, जो कि नाटो का अभ्यास था, लॉक्ड शील्ड में शामिल होने वाला या नाटो के किसी साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बना था। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। वैसे साउथ कोरिया से बहुत सारे पॉइंट है रिवीजन के लिए, जैसे जैसे कलर बदलने वाली छिपकली जैसे कलर बदलने वाली त्वचा का पहली बार इसने ही शुरुआत किया, इसकी खोज की है साउथ कोरिया ने। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला, भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन दोस्तों नई दिल्ली में किया जाएगा। कहां पर? नई दिल्ली में किया जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच में संयुक्त नदी आयोग की बैठक। अब इसके तहत क्या होगा, यहां पर पहले आप आर्टिकल देख लो फॉर रेफरेंस। 38वीं मीटिंग होगी ये दोस्तों, मिनिस्ट्रियल लेवल की ज्वाइंट रिवर्स कमीशन की होगी और ये हेल्ड हो रहा है नई दिल्ली में। ठीक है ना, तो ये कल जो है आयोजित हुआ और यहाँ पर कई चीजों पर भारत और बांग्लादेश के बीच में नदी आयोग की बैठक हुई है। अब इसमें दोस्तों त्रिपुरा के नदी पर भी एक बैठक हुई, बातचीत चली। ठीक है, त्रिपुरा के नदी के पानी के समझौते को लेकर के कि पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। इसके अलावा दोस्तों कुसियारा नदी जो है इसका अंतरिम बंटवारा भी किया गया, कुसियारा नदी का भी। तो ये सभी चीजें हुई यहाँ पर। देखो, जब भी ऐसा तो है नहीं, देखो नदी के लिए तो देश बटा नहीं है। नदी एक जगह से बह रही है तो दूसरे देश में भी जाएगी, देश तो बाद में बने। ठीक है, नदियां पहले से चल रही हैं, तो ऐसे में पानी का, वाटर का, रिवर का बंटवारा कैसे हो, तो इन सब के लिए ये नदी आयोग की बैठक हुई है। ठीक है, तो 25 अगस्त को अभी हुई दिल्ली में 38वीं भारत बांग्लादेश की संयुक्त नदी आयोग की बैठक, याद रखेंगे नई दिल्ली में हुई है। चलिए, अच्छा, ग्रुप डी का स्कोर बूस्टर ई बुक है, इसको अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं दोस्तों। ये सिर्फ ना ग्रुप डी में काम आएगी बल्कि जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं आपके हो रहे हैं उन सब में काम आने वाली है। तो यहाँ पर ग्रुप डी नाम देख करके आप सिर्फ ये मत समझिएगा कि केवल ग्रुप डी के लिए ही इंपॉर्टेंट है, ये बाकी एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आप लोग इसको ले सकते हैं क्योंकि इसमें 2500 प्लस वन लाइनर करंट अफेयर के क्वेश्चन है। एनटीपीसी में पूछे गए 1000 क्वेश्चन है और 250 क्वेश्चन दोस्तों इसमें प्रैक्टिस सेट के लिए दिए गए हैं जो कि 1500 की मात्रा में है। इनको आप ले सकते हो, मात्र 49 रुपए में है ये और इसकी प्राइसेस भी बढ़ सकती हैं, तो आप इनको परचेज कर सकते हो एनजेटी ऐप से जाकर के। और डिस्क्रिप्शन में दोस्तों व्हाट्सएप का नंबर भी दिया गया है, तो आप यूपीआई के माध्यम से भी इसे प्राप्त कर सकते हैं, सिंपली आपको व्हाट्सएप कर देना है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किस स्थान को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा करी? तो देखिए, आज यूपी से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने कन्नौज को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप करने की घोषणा करी हुई है। कन्नौज का इत्र यानी कन्नौज का जो परफ्यूम है दोस्तों बहुत ज्यादा फेमस होता है, तो यहाँ के इत्र को इसको इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा करी गई। ये ओडीओपी योजना के तहत है। ओडीओपी मतलब आप जानते ही हो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना। ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, ऐसी योजना जिसके तहत हर एक जिले के, उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं उनमें हर एक जिले के किसी एक प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा, उसको प्रमोट किया जाएगा। तो ऐसे ही कन्नौज के इत्र को बढ़ावा दिया जाएगा, कन्नौज के परफ्यूम को बढ़ावा दिया जाएगा और इसके लिए यहाँ पर इत्र पर्यटन स्थल के रूप में इसे विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो इत्र पार्क बन रहा है यहाँ पर और इत्र पार्क का पहला चरण 15 नवंबर 2022 तक पूरा भी हो जाएगा, पहला स्टेज। कन्नौज का इत्र, अब यहाँ पर एक और इनका मतलब विचार है कि आगे चल करके कन्नौज में एक अंतर्राष्ट्रीय इत्र मेला आयोजित किया जाए। ठीक है, दिसंबर तक। तो यहाँ पर ये अभी आयोजित होगा तो और ज्यादा प्रमोशन होगा इसका। फिलहाल ओडीओपी योजना के तहत मैंने आपको बताया था, लखनऊ में गुड़ महोत्सव आयोजित किया गया था और सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया गया था, कुशीनगर में केला महोत्सव आयोजित किया गया था और झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव आयोजित किया गया था। और अब कन्नौज में क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय इत्र मेला आयोजित किया जाएगा। क्लियर है बिल्कुल? चलिए आगे देखते हैं।
भारतीय सेना ने LAC के लिए किस आधुनिक टैंक की खरीदारी करी है? तो भारतीय सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लिए दोस्तों जोरावर टैंक की खरीदारी करी है, उसकी तैनाती भी कर रहा है। LAC बॉर्डर कहां पर है? भारत और चाइना के बीच में है। और LOC बॉर्डर कहां पर है? तो LOC जो है दोस्तों ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल और LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, तो फिलहाल जोरावर टैंक यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, जोरावर लाइट टैंक स्वार्म ड्रोन एंड FICV इंडियन आर्मी टू अपेटेक गेम अलोंग LAC। देखो आप जोरावर जो है ना, इसकी खासियत यह है कि बहुत ही लाइट वेटेड है, बहुत ही लाइट वेटेड है। लेकिन जितने भी जो टैंक होते हैं पुराने वाले जो थे वो उन सभी टैंक की क्षमता भी इसकी बराबर होगी, मतलब उसकी क्षमता के बराबर ही होगा, बल्कि अच्छा ही होगा, लेकिन वेट में भी कम होगा। तो वेट जब कम है तो कहीं पर भी पहाड़ी वगैरह में चढ़ने में और इस प्रकार के लोकेशंस पर दोस्तों ऑपरेशन में ये काफी ज्यादा मददगार साबित होने वाला है। अब बात आएगी कि जोरावर कहां से नाम पड़ा। तो दोस्तों जोरावर जो नाम पड़ा है ना, ये पूर्व भारतीय सेनानायक जोरावर सिंह कहलूरिया के नाम पर रखा गया है। प्राचीन टाइम पर ये सेनानायक थे और कहा जाता है कि ये उस टाइम पर लद्दाख, तिब्बत, बल्तिस्तान और अस्कद्रू इन सबको ये जीत लिए थे। तो इस वजह से इन्हीं के नाम पर जोरावर नाम दिया गया है। ठीक है, भारत के पास और कौन कौन से टैंक है? अर्जुन टैंक है, जोरावर टैंक है, ठीक है ना, बहुत प्रकार के टैंक ऑलरेडी हैं। फिलहाल भारतीय सेना जो है अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस जोरावर टैंक अब खरीदने जा रही है और इसको LAC पर लगाएगी। ठीक है, अच्छा मैंने आपको याद होगा F-INSAS सिस्टम के बारे में बताया था। F-INSAS सिस्टम जो है ये भारतीय सेना को सौंप दिया गया है और इससे भारतीय सेना जो है 10 गुनी ज्यादा ताकतवर हो गई है। अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना को इसे सौंपा है। F-INSAS पर मैंने वीडियो दी हुई थी, ऐसे आप देख सकते हो। चलिए फिलहाल आगे बात करते हैं। हाल ही में IDFC लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त किए गए? तो इसके प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं महेंद्र शाह। IDFC लिमिटेड, जिसे आप अब IDFC फर्स्ट बैंक भी कहते हो, IDFC फर्स्ट बैंक के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका नाम IDFC फर्स्ट बैंक हो गया है क्योंकि कैपिटल फर्स्ट बैंक का इसमें विलय हुआ था। किसका विलय हुआ था? कैपिटल फर्स्ट बैंक का इसमें विलय हुआ था। तो अब इसका नाम IDFC फर्स्ट बैंक है, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है आपसे कि कैपिटल फर्स्ट बैंक का विलय कहां पर हुआ, किस बैंक में हुआ। तो फिलहाल महेंद्र शाह जो हैं ये नए MD नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे रेफरेंस के लिए। तो ये सुनील कक्कड़ का स्थान लेंगे और 30 सितंबर को जो कि ये रिटायर हो रहे हैं, तो ये फिर ये 30 सितंबर के बाद अब महेंद्र शाह बन जाएंगे 1 अक्टूबर 2022 से। IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें 2015 में स्थापित हुआ था, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अगला, HDFC बैंक ने किस कंपनी के साथ मिलकर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो HDFC बैंक ने दोस्तों टाटा न्यू के साथ मिलकर के 2 क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं, 2 को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं, या कहें कि टाटा न्यू ने लॉन्च किया है HDFC बैंक के साथ मिलकर के। ठीक है, अब ये 2 क्रेडिट कार्ड कौन कौन से होंगे? एक तो होगा टाटा न्यू प्लस HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड और दूसरा होगा टाटा न्यू इन्फिनिटी HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड। ठीक है ना, तो ये 2 होंगे। ओके, अब देखो ये 2 क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए गए हैं। इसके तहत क्या होगा कि ग्राहक अगर इन क्रेडिट कार्ड की मदद से कोई परचेज करता है तो फिर इनको न्यू कॉइन्स मिलेगा और 1 न्यू कॉइन्स बराबर 1 रुपया होगा और ये रिवार्ड धीरे धीरे कलेक्ट होते होते आगे चल करके इसे भी ये लोग परचेज कर सकते हैं। फिलहाल HDFC बैंक के साथ मिलकर के टाटा न्यू ने इसे लॉन्च किया है। टाटा न्यू आपको पता होगा टाटा का सुपर ऐप है, टाटा ग्रुप का सुपर ऐप है। ठीक है ना, तो इसमें सारी चीजें, सारी सुविधाएं अवेलेबल है। तो चलिए फिलहाल यहाँ से हम लोग क्या जानेंगे HDFC के बारे में। HDFC 1994 में स्थापित हुई थी HDFC बैंक के रूप में और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। शशिधर जगदीशन CEO हैं इसके। इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड इंडीड। अच्छा, HDFC और HDFC बैंक का विलय हो चुका है, याद रखिएगा। HDFC बैंक का 1994 में स्थापित हुआ था। HDFC की स्थापना 1974-75 में हो गई थी। इसी की HDFC संस्था, HDFC बैंक है संस्था। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो भारत ने दोस्तों शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है 2070 तक। ये चीज मैं आपको बहुत पहले भी बता चुका हूं। एक्चुअली में जब इंडिया COP26 में भाग लेने गया था उसी टाइम पर प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि हम लोग 2070 तक टारगेट बनाएंगे कि इंडिया को शुद्ध शून्य कार्बन का उत्सर्जन का लक्ष्य रखा जाए, यानी कि भारत जो है ये कार्बन का एमिशन 0 करेगा।
नेट जीरो एमिशन करेगा 2070 तक आते आते। एक और अनाउंसमेंट करी गई थी उसी टाइम पर 2047 तक भारत जो होगा ये ऊर्जा स्वतंत्र होगा। ये भी आप याद रखेंगे, ऊर्जा स्वतंत्र होगा। ऊर्जा स्वतंत्र बोले तो कि हम लोग एनर्जी के लिए किसी और देश पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। एनर्जी इंडिपेंडेंट मतलब हम लोग जितनी एनर्जी यूज करते हैं ना उसका खुद का प्रोडक्शन होगा हमारा, और फिर खुद का ही हम लोग यूज करेंगे, कंजप्शन होगा। यानी एनर्जी हम किसी और देश से परचेज नहीं करेंगे। क्यों 2047? क्यों? क्योंकि 2047 जोड़ो आप 1947 से, कितने वर्ष होते हैं? 100 वर्ष। जब हम लोग आजादी का 100वां वर्ष मना रहे होंगे उस टाइम पर हम लोग ऊर्जा भी स्वतंत्र कर लेंगे अपने आप को। 2070 तक हम लोग कार्बन से भी स्वतंत्र हो जाएंगे, कार्बन मुक्त हो जाएंगे। तो ये चार चीजें आप यहाँ पर आर्टिकल देख पाओगे। COP 26 जब हुआ था 2021 में, उसी टाइम पर अनाउंस हो गया था ये चीजें, और मैंने आपको बताई भी थी, इस चीज को कवर भी किया था। अभी रिसेंटली एक बार फिर से चर्चे में आया है ये, क्योंकि एक बार फिर से यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है, आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश हो रही हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप याद रखेंगे। फिलहाल ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आपको वीडियो कैसी लगी है आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ग्रुप डी की अगर ई बुक अगर आप लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसको आप ले सकते हैं। लास्ट दिन के क्वेश्चंस की बात करेंगे जो मैंने आपसे पूछा था। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसने जीता? दामोदर माउजो ने जीता है। और जापान जो है अंडर 18 एशियाई वॉलीबॉल में गोल्ड जीता था। क्लियर है? अब इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल के साथ और सबसे पहले आंसर किया था, इन टॉप 10 लोगों में है रविशंकर, निखिल मदेसिया, महेंद्र हेम्ब्रोम, ओम तिवारी, अनुज निषाद, रविकांत कुमार, पूजा जायसवाल, उषा साहू, पूजा कुमारी और एसके मोटिवेशन। आप भी इसमें अपना नाम दर्ज करा सकते हो। सबसे पहले आंसर करना है और सबसे ज्यादा डिटेल में आंसर करना है। ठीक है, चलिए आज आपके लिए क्वेश्चन क्या है? जस्टिस यूयू ललित का कार्यकाल कितना होने वाला है और इसके बाद अगले चीफ जस्टिस भारत के कौन होंगे? दोनों क्वेश्चन आप बताइएगा। गूगल के संस्थापक कौन है ये भी आप बता दीजिए। दोनों क्वेश्चन के बारे में जो भी पता होगा डिटेल से बताने की कोशिश करना। इसकी पीडीएफ और क्विज आपको एमजीटी ऐप पर मिलेगी, तो आप एमजीटी ऐप से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।